हिंदी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अगर आपको 5 नंबर चाहिए, मतलब चाहे भाव अर्थ लिखने आए चाहे व्याख्या करने आए, आपको किस प्रकार से प्रस्तुत करना है कि पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए इस तरीके से कैसे संकेत संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। अभी तो मैं कॉपी भी दिखा दूंगा, पहले मैं बोर्ड पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए हिंदी का जो पार्ट होता है, देखिए क्या क्या मेन आपको सब्जेक्टिव में नंबर दिला सकता है। तो एक तो 10 नंबर का निबंध, फिर 10-10 नंबर का 2 गद्यांश, उसके बाद 5 नंबर का आवेदन पत्र आता है और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। 5 गो लघु उत्तरीय रहता है 2-2 नंबर का। लेकिन इसके अलावा टॉपर को छांटने के लिए एक और चीज किया जाता है, क्योंकि देखो अगर सबका 98-97 मार्क्स आएगा तो फिर सब टॉपर वेरिफिकेशन तक चला जाएगा। तो कैसे टॉपर को छांटा जाए, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना ही इसलिए है कि टॉपर को अलग किया जाए। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसीलिए हिंदी का 5 नंबर जो भाव अर्थ और जो ये व्याख्या करने दिया जाता है, ये तब तक आप नहीं बना पाएंगे जब तक आप अपने हिंदी के जो सरकारी टेक्स्ट बुक है उसके हर एक लाइन को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। क्योंकि ये भाव अर्थ और ये संकेत, ये व्याख्या एक ऐसी चीज है, एक ऐसा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि साइंस एसएसटी की तरह आपके क्वेश्चन आंसर से नहीं आता, बल्कि बुक के चैप्टर के एकदम बीच के किसी भी 2 लाइन को उठा देता है और बोलता है इसकी व्याख्या करें। तो जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इसे नहीं बना सकते, आप बिल्कुल अनेबल हैं इसे बनाने में, असमर्थ होंगे। तो पहला जो कंडीशन है कि आपको बुक और चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। आप रट लें, और मान लिया आपने 5 गो रट के गया भाव अर्थ, ठीक है, एक ही चैप्टर, मान लिया किसी ने बताया कि एक चैप्टर है मान लो एक्स, ठीक है, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में हर साल या हर 1-2 साल में एक व्याख्या आता है। आप इस चैप्टर से रिलेटेड 4 गो व्याख्या पढ़ के चले गए और इसी चैप्टर का कोई अलग व्याख्या उस दिन कोई अलग लाइन से 2 गो लाइन से बना के दे दिया, तब क्या कीजिएगा, तब आप नहीं बना पाइएगा जब तक आपको चैप्टर का डीप कमांड नहीं होगा। तो आपको किसी भी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट लगे, जिससे व्याख्या संभव हो, उसको अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है। उसके बाद व्याख्या को प्रस्तुत करने के लिए 4 चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, आपको अपने आंसर में क्या क्या डालना है। एक, डालना है आपको संकेत, संकेत में क्या लिखना है इस पे भी बात करेंगे। दूसरा आपको डालना है संदर्भ, ठीक है, संदर्भ। उसके बाद तीसरा आपको डालना है प्रसंग, प्रसंग। और चौथा आपको डालना है व्याख्या या भाव अर्थ। चाहे अगर क्वेश्चन में कविता से दिया है तो भाव अर्थ, और या तो अगर कहानी से दिया है तो व्याख्या, ये डालना है। इसमें क्या क्या डालना है ये बात करते। उससे पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट चेक कर रहा था, तो एक पोस्ट आया था 2025 के क्वेश्चन पेपर को लेकर, है ना, 2 बार पोस्ट हुआ है शायद, कि काफ़ी टफ है। तो देखिए 2025 का क्वेश्चन पेपर जो था, जहाँ तक मुझे पता है, सोशल साइंस को अगर हटा दिया जाए तो, और मैं सब्जेक्ट का भी नाम ले लेता हूँ खुद से, तो नंबर 1 मैथ और नंबर 2 अगर हम लोग मैथ ही को मान लीजिए, बहुत आसान था, बाकी साइंस भी काफ़ी आसान था। तो कुल मिला के 2025 का पेपर का जो लेवल था वो आसान था, इजी था। लेकिन ठीक है, 2025 का जो सोशल साइंस था वो आज तक में बहुत बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सोशल साइंस में जो मैंने पोस्ट देखा तो वो सब कुछ क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने क्या किया है कि सोशल साइंस का फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का जितना भी टफ एकदम हार्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना, उसको मैंने पीडीएफ बना दिया और आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आपको उस लिंक से वो पीडीएफ खोल के देखना है, ठीक है, और उसमें जितना क्वेश्चन है एक बार आप ट्राई करिएगा कितना आपसे बन पाता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये होने वाला है। इसके अलावा मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब मैं बात करने वाला हूँ फाइनली संकेत, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के ऊपर। तो देखिए इस प्रकार से मान लीजिए आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना है, इस प्रकार से। ये देखिए सबसे पहले इस तरह से, सबसे पहले ऊपर आपको ये जो लेफ्ट मार्जिन होता है ना, इसके लेफ्ट साइड में हेडिंग देना है प्रश्न, जो भी होगा। ऊपर में बड़े बड़े अक्षर में लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये सेम इसी पैटर्न पर मैंने 2025 की बोर्ड परीक्षा में लिखा था, ठीक है, तो मुझे 97 अंक आए थे। उसके बाद ये है 5 अंक स्तरीय। उसके बाद आपको उत्तर देना है, तो ये उत्तर नंबर भी आपको देना जरूरी है, क्योंकि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वो 2 आता है, एक नंबर 1 एक नंबर 2।
इन दोनों में से आपको क्या बनाना है, एक होगा भाव अर्थ और एक होगा व्याख्या। तो अगर आपके बस में व्याख्या बनाने हैं, मतलब कहानी से रिलेटेड है, तो आप हर हाल में ये व्याख्या ही बनाए, भाव अर्थ आपको नहीं बनाना, क्योंकि नंबर किस में कटता है, नंबर भाव अर्थ में कटता है। लेकिन अगर कहीं पर आपको ऐसा लगे कि व्याख्या मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो आप भाव अर्थ भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मेरे 2025 में क्या आया था, इस तरीके से एक दो लाइन दे दिया था, जो रहीम दिन है लेखे दीनबंधु सम होए। तो ये दरअसल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कहा गया है, जो कि हमारे हिंदी के चैप्टर में थे, दीनबंधु निराला महाकवि। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में उनके जीवन को व्याख्या बताना कैसे, मात्र 2 लाइन दिया गया था। चलो आज बताते हैं आप लोग को। ठीक है, फटाफट से इरेज करते हैं इसको। आपका कुछ भी हो, आपको समझना है, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ चैप्टर का। देखो कुछ भी दे सकता है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ ऐसे और ऐसे, इस तरीके से। उसके बाद मैं एक बहुत ही फेमस पंक्ति उठा रहा हूँ निराला जी के चैप्टर का, क्योंकि जो हिंदी हम लोग में चला था ना, ननिंदी वाला, उसमें सबसे ज़्यादा, अभी कोई ननिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं तो मैं बताता हूँ गेस, सबसे ज़्यादा अगर भाव अर्थ या व्याख्या करने का किसी चैप्टर से आता है तो वो ननिंदी का चैप्टर नंबर 15 दीनबंधु निराला है। इसी चैप्टर से हर साल किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका मैं एक और पंक्ति उठा ले रहा हूँ, जो कि मुझे जिसकी तैयारी मैंने बहुत की थी, बहुत ही ज़्यादा MVVI क्वेश्चन है, 2026 के लिए भी आप लोग इंपॉर्टेंट मान सकते हो। बाकी जो गोधुली हिंदी और वर्णिका हिंदी है ना, उसको मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, बट जो पैटर्न होगा, जो आपको आंसर लिखना है, वो चाहे नन हिंदी का हो चाहे हिंदी का हो, दोनों सेम ही रहेगा। बस मैं एग्जाम्पल के लिए आप क्वेश्चन देख लो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, धन उनके पास अल्पावधि यानी अल्प अवधि, ठीक है, तक ही टिकने आता था। या फिर ऐसे था, धन उनके पास अतिथि के समान, ठीक है, यानी मेहमान की तरह कम समय के लिए आता था, अतिथि के समान। तो अब आपको बोर्ड एग्जाम में ये एगो लाइन दे देगा, कुछ भी नहीं वो बताएगा कि किस चैप्टर का है, किसके बारे में, बस ये लिख देगा कि ऐसे लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, धन उनके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता था। अब आपको एक बस 2 लाइन पढ़ना और पूरा बताना है कि इसका क्या मतलब है, किस चैप्टर से है। तो सबसे पहले आपको अपने आंसर में देना है संकेत। सब ये ब्लैक पेन से संकेत लिखे। उसके बाद संकेत में आप डालोगे क्या, तो संकेत में आपको डिट्टो क्वेश्चन को उतार के डाल देना है। संकेत का मतलब ही होता है क्वेश्चन में जो दिया है उसी को आपको बस टीचर को बता रहे हो कि अच्छा देखो टीचर हम ये वाला आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो संकेत का मतलब यही होता है, एग्जामिनर को बस ये दिखाना कि ये वाला आंसर है, तो जो क्वेश्चन है वही संकेत में आपको उतार देना है। दूसरा चीज है आपको संदर्भ में आपको बताना है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है और किस चैप्टर से है। तो जैसे संदर्भ में हम लोग कैसे लिखते थे कि प्रस्तुत, देखो कैसे लिखना, प्रस्तुत यानी कि उपरोक्त भी आप लोग लिख सकते हो, प्रस्तुत। और इस छोटा सा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रस्तुत। जैसे कि एक लाइन दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति। अगर कविता होगा तो आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्ति, लेकिन यहाँ पे तो कहानी से दिया गया है, तो ये एक खंड है। ठीक है, ये क्या है, एक खंड है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि प्रस्तुत वाक्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक। अब आपकी जो भी पाठ्य पुस्तक है तो बस इतना ही लिखना, हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय। ठीक है, अध्याय भी लिख सकते हो, या एक अध्याय की जगह बेटर होगा आप कहानी लिख दो। तो हमारी पाठ्य पुस्तक के मैं लिख देता हूँ अध्याय दीनबंधु निराला से लिया गया है। इस तरीके से आपका क्या बन गया, संदर्भ बन गया। संदर्भ का मतलब आपको ये समझना है कि ये जो लाइन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा वो किस चैप्टर से आया है और किस लेखक या किस कवि के बारे में बताया जा रहा है, उसका नाम और उस चैप्टर का नाम अच्छे से लिख देना है बस। या फिर इसको आप और अच्छे से लिख सकते थे कि दीनबंधु मतलब कि प्रस्तुत वाक्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय दीनबंधु निराला से लिया गया, जिसमें महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन का वर्णन किया गया है। तो ये और अच्छा आपका
संदर्भ बन जाएगा। अगर आपका संदर्भ हो गया तो अब आपको आना है प्रसंग पे। ठीक है, संदर्भ बहुत छोटा होता है 2 लाइन का, प्रसंग भी आपको बिल्कुल छोटा शॉर्ट में लिखना है। प्रसंग में क्या लिखना है, प्रसंग में आपको शॉर्टकट में ये बताना है, इसका शॉर्टकट आपको देना है। तो आप शॉर्टकट क्या दे सकते हो, जैसे कि आपको लिखना है उपरोक्त यानी कि ऊपर, या प्रस्तुत ही लिख सकते हो, है ना, प्रस्तुत वाक्य खंड, प्रस्तुत वाक्य खंड में महाकवि यानी उनका पूरा नाम अब दे देना है, चाहे लेखक हो चाहे कवि हो। ठीक है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी के बारे में, जी के बारे में ये बताया गया है, या लिख सकते हो उनकी ऐसी विशेषता का वर्णन किया गया है, या मैं लिख देता हूँ बताया गया है, जिसमें धन उनके पास बहुत ही कम समय के लिए आता था। ये हो गया, ये आपका संदर्भ हो गया। संदर्भ क्या है, तो व्याख्या का अति शॉर्ट प्रकार है, मतलब जिसमें एकदम शॉर्टकट में आप उस लाइन के बारे में, या जिस कवि या लेखक से रिलेटेड वो लाइन है उसके बारे में, उस लाइन से रिलेटेड आप शॉर्टकट में बयान करते हो। चलो, उसके बाद अब आते हैं हम लोग अपने फाइनल व्याख्या पर। फाइनल व्याख्या आपको कम से कम तो 8 से 9 लाइन या 7 से 8 लाइन में आपको जरूर लिखना है, और ये काफ़ी लंबा होगा तो मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ। तो आपको व्याख्या में क्या लिखना है कि प्रस्तुत वाक्य खंड में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ऐसी विशेषता का वर्णन किया गया है जिसमें उनके पास जैसे ही धन आता था वे किसी असहाय, दीन या फिर गरीबों को वो धन बांट दिया करते थे। इस प्रकार से धन उनके पास बहुत ही कम समय के लिए आता था। तो धन उनके पास अल्पावधि तक अतिथि के समान आता था। जैसे कोई अतिथि कम समय के लिए आता है और यानी अतिथि हमेशा कम समय के लिए आता है, उसी प्रकार निराला जी के पास जो धन आता था वो इतना कम समय के लिए आता था कि जैसे ही उन्हें कोई धन प्राप्त होता वो बिना किसी मोह के, बिना किसी लालच के वो धन किसी असहाय, गरीब या दीन दुखियों की सहायता में जो था लगा देते थे, जिस कारण उनका धन जो था तुरंत ही खत्म हो जाता था। इस प्रकार धन उनके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक टिकने आता था। ये आपका व्याख्या हो गया। उसके बाद अब मैं आपको कॉपी से दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, मैंने दिया संकेत में वो क्वेश्चन, ये 2025 में इसी चैप्टर का आया था, बट क्वेश्चन घुमा दिया था। देखो, ये क्वेश्चन 2025 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। देखो भाई, कभी भी रिस्क नहीं लेना है। ये जो क्वेश्चन है ना, जो रहीम दिन ही लखे दीनबंधु सम होए, ये वाला क्वेश्चन आज तक मैंने ना तो कभी याद किया था, ना ही कभी प्रैक्टिस किया था, क्योंकि ज़्यादातर बार मैं ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो ये क्वेश्चन जब मैं बैठा तो 2025 की बोर्ड एग्जाम में मुझे पहली बार मिला कि अच्छा, फर्स्ट टाइम ये कुछ नया क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन चूंकि मैंने हिंदी की अपनी किताब को, टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड किया था, तो बिना किसी प्रॉब्लम के मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया। और ये देखो, कभी भी आपको बोर्ड एग्जाम में ये नहीं सोचना कि जो मैं याद करूंगा वो नहीं आया तो अब क्या होगा। कोई बाहरी क्वेश्चन भी आ जाए तो बस आपको सेंस लगाना है, आपने जो पढ़ा उसका उपयोग करके बना देना है। तो इस तरह से मैंने संकेत दिया। संदर्भ में मैंने क्या लिखा है, देखो, प्रस्तुत पंक्ति, चूंकि ये भाव अर्थ था ना कि व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक के पाठ दीनबंधु निराला से ली गई है, जिसके रचनाकार आचार्य शिवपूजन सहाय हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात मैं आपको टिप्स दे दूं कि जब भी आप लोग संदर्भ लिखो, संदर्भ, तो आपको चैप्टर के नाम के साथ साथ उस चैप्टर के लिखने वाले का नाम, चैप्टर के लिखने वाले का नाम मतलब लेखक का नाम या कवि का नाम या व्यंग, जो भी टाइप का चैप्टर है उसको, जो राइटर है चैप्टर का, उसका नाम जरूर से दे देना, जरूर जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे टीचर जो है ना, एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो ये आपको दे देना, जैसे मैंने दे दिया, इसके रचनाकार आचार्य शिवपूजन सहाय थे। उसके बाद प्रसंग में आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा, प्रस्तुत पंक्ति में आचार्य शिवपूजन सहाय ने, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ऐसे ट्रिक का मैंने प्रयोग किया था 2025 में, तब मुझे नंबर मिले थे। मतलब हर चीज में आप घुसा दो राइटर का नाम, तभी टीचर नंबर देगा। देखो, लिखने का वो आप लोग कैच करो स्किल्स, कि प्रस्तुत पंक्ति में मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, पहले बोला आचार्य शिवपूजन सहाय ने दीनबंधु निराला की जीवनी पर मार्मिक या टिप्पणी के लिए रहीम के प्रसिद्ध पंक्ति को लिया है। मतलब डायरेक्ट अपने से हमको थोड़ी पता किसने क्या किया, हमको फंसाना किसको है, राइटर को। तो हर हाल में आपको राइटर का वर्णन कर देना है, तब नंबर आपको पूरा मिलेगा।
उसके बाद देखो व्याख्या मैंने कैसे किया था 2025 में। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से आचार्य शिवपूजन सहाय ने बताया है कि रहीम की ये पंक्ति, देखो फिर राइटर को फंसा दिया। ठीक है, आज अपने से हम नहीं बोलेंगे क्या हो रहा है, बोलना किसका हवाला देके, राइटर का हवाला दो। क्या राइटर है? आचार्य शिवपूजन सहाय ने बताया, हमें नहीं मालूम, उन्होंने बताया। रहीम की ये पंक्ति दीनबंधु निराला जी के चरित्र पर सटीक बैठती है, क्योंकि निराला जी सदैव दीन दुखियों की सहायता करते रहते थे। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर को संतुष्ट करने का जो सर्वोत्तम उपाय है वो दीनों की सहायता करना है, गरीबों की मदद करो तभी खुश हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए दीनबंधु निराला सदैव असहायों की सहायता करते रहते थे। अतः एक बार अतः आपको जरूर देना है। अतः रहीम की इस पंक्ति को प्रस्तुत कर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। तो कुछ इस तरह से आप लोग व्याख्या करके पूरा नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।